सूत्रधार में सुनते हैं कवि कालिदास कृत मेघदूत भाग पहला। यक्ष को देश निकाला। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पृथ्वी पर मौजूद सभी क्षेत्रों में अत्यधिक सुंदर मानी जाती थी। सुंदर और बड़े बाग, खुशहाल प्रजा, अनेक रत्नों से आभूषित मंडप युक्त विशाल महल अलकापुरी की शोभा बढ़ाते थे। अलकापुरी में एक यक्ष रहता था। कुबेर ने पूजा के लिए उसे प्रतिदिन मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाने के लिए काम पर रखा था। वो यक्ष अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूब चुका था कि उसे और किसी भी बात की सुध नहीं रहती थी। यक्ष का उसकी पत्नी के प्रति ये प्रेम सभी को ज्ञात था, यहां तक कि कुबेर भी इस बात से अछूता नहीं था। एक दिन स्वर्ण कमल लेने के लिए जब वो मानसरोवर को निकला तो उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगी और वो उन यादों में खो गया, जिस कारण उसे स्वर्ण कमल पहुंचाने में देर हो गई। इस पर कुबेर को अत्यंत क्रोध आ गया और वो बोला, हे निरा मूर्ख, कामोपासक, ऐसी तेरी उद्दंड क्रिया। मैं सतपथ अनुगामी राजा, तूने मुझको है क्रोध दिया। जो काम छोड़कर काम भजे, ऐसी सेवा नाकाम ही है। मेरी पूजा में व्यग्न हुआ, तू तो बिल्कुल बेकाम ही है। अब जा, मैं तुझे तेरी प्रिया से कई मीलों दूर भेजता हूं। अब जा, मैं तुझे तेरी प्रिया से कई मीलों दूर भेजता हूं। ऐसे वियोग से जिएगा कैसे, ये भी अब मैं देखता हूं। अलकापुरी से निष्कासित तू जा एक वर्ष को दूर कहीं। अलकापुरी से निष्कासित तू जा एक वर्ष को दूर कहीं, और शिक्षा ले स्वामी से बढ़कर सेवक को कुछ और नहीं। और शिक्षा ले स्वामी से बढ़कर सेवक को कुछ और नहीं। अपने स्वामी के क्रोध का सामना करते हुए यक्ष को अलकापुरी से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। यह बात सुनकर यक्ष छटपटा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, परंतु स्वामी की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास और कोई युक्ति नहीं थी। यहां तक कि कुबेर ने एक अंतिम बार यक्ष को उसकी पत्नी से भेंट भी नहीं करने दी और एक सिपाही के हाथों यह संदेश उसकी पत्नी को भिजवा दिया कि यक्ष को एक वर्ष के लिए देश निकाला दिया गया है। यक्ष उदास मन से अपने देश निकाला की अवधि बिताने के लिए बहुत दूर रामगिरी पर्वत के पास चला गया। वहां एक आश्रम में रहने लगा। आश्रम के चारों ओर घनी छाया वाले वृक्ष लहलहाते थे। चारों ओर सुंदर तालाब थे। इतनी सुंदर जगह होने के बाद भी यक्ष अपनी पत्नी की याद में सूख कर कांटा होने लगा। उसके शरीर के आभूषण ढीले पड़ने लगे थे और इधर उधर गिरने लगे थे। फिर भी यक्ष ने कुछ माह उस आश्रम में बिता लिए, परंतु गर्मी के मौसम में पत्नी की याद और भी बढ़ती गई। यक्ष को कुछ भी करने का मन नहीं होता था, इसलिए यक्ष एकटक बादलों को देखता रहता था। परंतु बादलों को देखकर उसे अपनी पत्नी की और भी याद आने लगती। यक्ष जानता था कि अभी आषाढ़ माह आना बाकी था और उसके बाद सावन का माह आएगा, और सावन में प्रत्येक पति अपनी पत्नी के समीप रहने की कामना करता है। इस बात को सोचकर यक्ष दुखी हो गया और गाने लगा। वो मिलन प्रेम का स्वप्न ही रह गया, दिल भी बागी हुआ बस धड़कता रहा। वो मिलन प्रेम का स्वप्न ही रह गया, दिल भी बागी हुआ बस धड़कता रहा।
कोटि कोटि से खूब समझा लिया, किंतु इंगित तुम्हीं पर अटकता रहा। दिल भी बागी हुआ बस धड़कता रहा। ये भी सोचा कि अब भूल जाएं तुम्हें, और खोकर तुम्हें खुद को पा जाएंगे। प्राण मेरे मगर तुम में वास करे, यम को लेकर तुम्हारे निकट आएंगे। सोचा प्रेम ग्रहण सा ही छट जाएगा, ध्रुव बना वो अटल पर चमकता रहा। वो मिलन प्रेम का स्वप्न ही रह गया, दिल भी बागी हुआ बस धड़कता रहा। प्रेम पतझड़ बना रोज झड़ता गया, किंतु सावन में कलियां सी खिलने लगी। प्रेम में प्रेम से दूर होना पड़ा, प्रेम की ये सजाएं भी मिलने लगी। मन भी शून्य हुआ, तन भी बंजर हुआ, प्रेम बीज क्यों जाने पनपता रहा। वो मिलन प्रेम का स्वप्न ही रह गया, वो मिलन प्रेम का स्वप्न ही रह गया। दिल भी बागी हुआ बस धड़कता रहा। वो मिलन प्रेम का। इस तरह प्रेम में तड़पता यक्ष अपनी ही दशा पर शोक मनाता रहा, परंतु वो जानता था कि इस तरह जीवन व्यतीत करने से वो कहीं ना कहीं अपनी ही पत्नी को पीड़ा पहुंचाएगा। तो यक्ष ने समय काटने के लिए युक्तियां ढूंढना शुरू कर दिया। कई दिन बीत जाने पर यक्ष की पीड़ा और समस्या का कोई अंत नहीं दिखा तो यक्ष जंगल के पार एक मंदिर की तरफ गया। अब उसे ईश्वर से ही सहायता की उम्मीद बची थी। वहां पहुंचकर यक्ष को समय व्यतीत करने का एक साधन नजर आया, परंतु वो साधन क्या था और किस तरह यक्ष अपना समय व्यतीत करने वाला था, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।